नमस्कार। दिल्ली से बड़ी खबर है, सोर्सेस के मार्फत ये बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर जितिन प्रसाद पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। जितिन प्रसाद कांग्रेस का एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा। और चलिए आपको बताते हैं कि जितिन प्रसाद कौन है, जितिन प्रसाद कितनी बड़ी शख्सियत है। 2001 में जितिन प्रसाद भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव बनाए गए। 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बनी तो उसमें वो चुनकर संसद पहुंचे थे, लोकसभा पहुंचे थे शाहजहांपुर से। और 2008 में इनको केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री का कार्यभार दिया गया था। 2009 से 2011 की अगर बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहे। 19 जनवरी 2011 से 28 अक्टूबर 2012 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री इनको बनाया गया था। 28 अक्टूबर 2012 से 2014 तक मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री। यानी आप देखिए कि 2004 में ये सांसद बनते, 2001 में ये युवा कांग्रेस का सचिव बनते हैं, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनती है, यूपीए 1 जिसको हम कहते हैं, यूपीए 1 की सरकार बनती है। और ठीक 3.5 या 4 साल के अंतराल में इनको राज्य मंत्री बनाया जाता है। और जब 2009 में यूपीए की सरकार रिपीट होती है और यूपीए 2 की सरकार बनती है, उसके बाद उनको फिर से मंत्री बनाया जाता है। और छोटे मोटे मंत्रालय नहीं, हाई प्रोफाइल मंत्रालय इनको दिए जाते हैं। राज्य मंत्री का इनको कार्यभार दिया जाता है। और इसमें पेट्रोलियम जैसे मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री में इनको एमओएस बनाया जाता है। सड़क परिवहन के ये राज्य मंत्री बनते हैं। तो ये हाई प्रोफाइल इनको मंत्रालय दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन चेहरों में शामिल हैं जिनको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का काफी करीबी और खासम खास माना जाता है। उत्तर प्रदेश से जो 2-4 बड़ी नाम हैं जो राहुल गांधी के कोर टीम में हुआ करते थे, उनमें से एक जितिन प्रसाद थे। और जितिन प्रसाद अब से थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इस बात के पूरे आसार हैं। ये जितिन प्रसाद का जो राजनीतिक करियर किस तरीके से रहा है, हालांकि 2014 जब से कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हुए, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसके बाद जरूर कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ पॉलिटिकली, उसी तरीके से जितिन प्रसाद के करियर का डाउनफॉल हुआ। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए ब्रिजेश, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ये कोशिश करती है कि वो रिवाइव करे, लेकिन अपने कुनबे को बगैर थामे ये कैसे संभव है कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव करेगी? देखिए, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस अपने नेताओं को अपने साथ नहीं रख सकी। वो फिर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो फिर चाहे सचिन पायलट को, खैर आखिरकार आप वापस ले तो आए, लेकिन उनका होना ना होना पार्टी के लिए इस वक्त बराबर है। जितिन प्रसाद पिछले 2 सालों से लगातार जो है ये कवायद चल रही है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पहले प्रियंका गांधी ने इंटरफेयर किया और किसी तरीके से मान मनोवल के बाद जितिन प्रसाद मान गए थे, लेकिन उनकी जो नाराजगी थी वो कम नहीं हुई। ना ही कोई महत्वपूर्ण पद, ना ही कोई महत्वपूर्ण दायित्व जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में दिया। और यही वजह है कि अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी की है, वो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी। आरोप लग रहे थे बीजेपी पर कि ब्राह्मण विकास दुबे की मौत के बाद जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों ने ये प्रचारित करने की कोशिश की कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मण विरोधी है, तो अब एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा लेकर के बीजेपी अगर आती है तो निश्चित तौर पर एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा, विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी की जो कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन है, उसके लिए एक बेहद ही हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की नाकामयाबी होगी कि कांग्रेस
उसे संभाल नहीं पाई, उसे सहेज नहीं पा रही। ये ब्रिजेश, मैं तो, समझना चाहूंगा इस चीज को। आपने देखा होगा कि जब ज्योतिरादित्य ने बीजेपी ज्वाइन किया तो उस वक्त उनको रोकने की कोशिश हुई थी, सचिन पायलट को भी रोकने की कोशिश हुई, सचिन पायलट रुक गए। क्या जितिन प्रसाद भाजपा ज्वाइन करेंगे इसकी भनक कांग्रेस के आला कमान को ना हो, ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस बात को। क्या उनको रोकने की कोशिश नहीं हुई, और अगर हुई तो क्या जितिन प्रसाद रुके नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जितिन प्रसाद हाशिए पर हैं। लगातार उनको जो है हाशिए पर रखा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उन्हें कोई बड़ा दायित्व तो नहीं दिया, बल्कि जितिन प्रसाद एक ऐसा चेहरा है, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, जितिन प्रसाद का पूरा परिवार न सिर्फ खाटी कांग्रेस ही रहा, बल्कि कांग्रेस में बहुत कुछ दिया गया जो है, बावजूद उसके जो है उस परिवार को वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। यही वजह है कि लगातार इस बात को लेकर जितिन प्रसाद दुखी थे। इस बात को लेकर के उन्होंने कई बार आला कमान से मिलने की कोशिश भी की, शिकायत भी की, लेकिन आखिरकार जो है कोई भी हल नहीं निकला। और यही वजह है कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही जो है ये पूरा बदलाव हुआ और बीजेपी में जाने को मजबूर हुए। एक सबसे बड़ी वजह और है कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के सवाल उठाने वाले जिन 23 नेताओं ने एक पत्र लिखा था, G23, बिल्कुल वो उन्हीं उसी ग्रुप में से शामिल थे। जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव और कांग्रेस को और ज्यादा जीवंत, यानी कि उसको डेमोक्रेटिक बनाने की बात कही थी। तो ये एक सबसे बड़ी वजह थी, और यही वजह थी कि वो लगातार हाशिए पर जाते गए। इस वजह से और ये सबसे बड़ी बात उठ रही थी कि क्या जितिन प्रसाद कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस के विरोध का नहीं था, सवाल ये था कि कांग्रेस में उनको वो तवज्जो नहीं मिली, इसलिए वो जो है कांग्रेस से किनारा करते गए। और आखिरकार आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, थामने जा रहे हैं। ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस की है कि वो अपने युवा चेहरों को वो सहेज नहीं पा रही, संभाल नहीं पा रही। बिल्कुल, बड़े बड़े सेनापतियों के कमी से, अगर सेनापति ही नहीं रहेंगे तो फिर ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी जो 2022 की कांग्रेस कल्पना कर रही, उम्मीद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश श्रीवास्तव आपका। तो कांग्रेस के खेमे से ये बुरी खबर है, और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग 6, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वहां के लिए जितिन प्रसाद रवाना हो चुके हैं। ये इस वक्त हमारे पास अपडेट आ रहा है। तो फिलहाल जैसे ही जितिन प्रसाद वहां पर पहुंचेंगे और जो भी इस मामले पर अपडेट होगा उससे हम आपको तुरंत अवगत करवाएंगे कि क्या कुछ बीजेपी ऑफिस में हो रहा है। फिलहाल लखनऊ की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने टीम 9 के अधिकारियों को कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं और ट्रिपल-T की नीति के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ जो बैठक हुई है आज, उसमें अग्रेसिव टेस्टिंग की नीति पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अग्रेसिव टेस्टिंग की नीति जारी रहनी चाहिए। आपको आज भी याद होगा कि 2,90,000 टेस्ट हुए हैं और उसमें से 700 के करीब संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 2,90,000 टेस्ट हुए और उसमें 700 संक्रमण के मामले सामने आए। तो इसमें मुख्यमंत्री का फोकस इस बात पर है कि अगर संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपने टेस्टिंग की संख्या को घटा देना है। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे यह मैसेज दिया है कि यूपी में टेस्टिंग अग्रेसिवली जारी रहनी चाहिए। अग्रेसिव टेस्टिंग की नीति को जारी रखा जाए। कोविड टेस्टिंग को बढ़ाने की अगर जरूरत पड़ती है तो उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हालांकि अभी 3-3.5 लाख के करीब रोजाना, एक औसत अगर हम बात करें 3-3.5 लाख के करीब टेस्टिंग रोज हो रहे हैं। सर्विलांस को बेहतर करने का प्रयास किया जाए। बाल विकास पुष्टाहार विभाग एक्टिव रहे। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं लखनऊ से इसी पर अपडेट के साथ। एसके, सबसे बड़ी बात जिस पर आज मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर फोकस किया है, अमूमन ये देखने को मिलता है अधिकारी वर्गों में कि अगर संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं तो टेस्टिंग की संख्या घटा दी जाती है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाना है कि आपको टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद ट्रेसिंग, उसमें किसी तरीके की कमी नहीं लानी है।
बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे पे अफसरों से रिपोर्ट लेते हैं। आज जब वो टीम 9 की बैठक कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने विस्तृत तौर पर अपडेट लिया और उसके आगे का दिशा निर्देश भी जारी किया है, खास तौर पर टेस्टिंग को लेकर कि एग्रेसिव टेस्टिंग पूरी तरीके से जारी रखी जाए। पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें तो 2,89,000 मतलब करीब 3 लाख के करीब में टेस्ट हुए हैं। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है। 5,21,00,000 से ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, जो कि सर्वाधिक है और इससे ज्यादा टेस्ट दूसरे प्रदेशों में फिलहाल नहीं किए गए। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है वो भी तेजी के साथ चल रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। यह जानकारी भी मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक के दौरान ली और आगे का भी दिशा निर्देश दिया कि जो अलग से बूथ बनाने के निर्देश हैं, चाहे वो श्रमिकों के लिए हो, जो पटरी दुकानदारों के लिए कल ही आदेश हुआ है, साथ ही साथ में जो बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं या जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं उनके लिए भी आरटीओ ऑफिस में अलग से बूथ होंगे। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया। साथ ही साथ जो 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उसको भी निर्देशित किया कि जो नगर निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिका परिषद हो, जिला पंचायत परिषद हो, ग्राम प्रधान हो, उनसे 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उसके जरिए संवाद किया जाए और उनसे उनके क्षेत्र के बारे में लगातार जानकारी लेते रहा जाए। क्योंकि जिस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं वो ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां अपनी सुचारू रखी जाए। साथ ही साथ जिन जिलों में, चूंकि अब पूरे प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू है और वीकेंड लॉकडाउन ही बचा है, तो उसको पूरी सख्ती के साथ लागू कराया जाए। जो वीकेंड लॉकडाउन है शनिवार और रविवार, उस दिन स्वच्छता और सफाई का अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाए। अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो करीब 98% उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट हो गया है। वहीं संक्रमण दर केवल 0.2% ही उत्तर प्रदेश में। चलिए एस के वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जितिन प्रसाद ये देखिए जितिन प्रसाद अंदर गए हैं। जितिन प्रसाद अंदर गए हैं, उसकी तस्वीर देखा आप, जो ब्लैक कलर के बूशर्ट पर नजर आ रहे थे वो जितिन प्रसाद थे और ये बीजेपी कार्यालय का एंट्रेंस गेट है और अंदर जो बिल्डिंग का गेट है उसमें वो दाखिल हुए हैं। तो जितिन प्रसाद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं और संभवतः थोड़ी सी मुलाकात होगी बड़े नेताओं से। उसके बाद जो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे और वहां पर यह देखना होगा कि उनको पार्टी की सदस्यता कौन दिलाते हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। बड़ी खबर यही है, अपडेट यही है कि जितिन प्रसाद इस वक्त पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। और अमोन इस तरीके से जब कोई बड़े नेता, क्योंकि 1 बजे का टाइम बताया गया था जो अनिल बलूनी ने ट्वीट किया था, उसमें 1 बजे का वक्त था, इस वक्त 1:13 हो रहे हैं, तो माना यह जा रहा है कि थोड़ा सा और वक्त लगेगा। वो जब अंदर चले गए हैं तो 2-4-5 मिनट का हो सकता है ये औपचारिकता होगी जिसमें वो वहाँ लोगों से मिलेंगे, उसके डायरेक्ट वो फिर वहाँ से कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाएंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ पर प्रेस भी मौजूद होगी। और ये देखिए उस वक्त ये जो देखिए पहले जो एंट्री करते हैं वो जितिन प्रसाद हैं, दाखिल हो गए हैं बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी का ये राष्ट्रीय कार्यालय जहां पर जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। अब देखना ये अंदर की तस्वीर थी जो अब थोड़े एक फ्रेम आपको नजर आया होगा, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है। हम जितने भी बड़ी कार्यक्रम होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बड़े नेता जो शामिल होते हैं वो इसी जगह से होते हैं और इंतज़ार है अब तो थोड़ी देर में एंट्री हो जाएगी। विशेष तौर पर इंतज़ार ये हो इस बात का रहेगा कि कौन जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। मंच तैयार है और इंतज़ार है जितिन प्रसाद का। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर से 2004 में सांसद बने, फिर यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार में केंद्र में एमओएस रहे, कई अलग अलग हाई प्रोफाइल मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई, राज्य मंत्री उनको बनाया गया था। और उसके बाद पिछले लंबे वक्त से वो कहीं ना कहीं हाशिए पर चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त एक बड़ा गुट है जो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बात कर रहा है, जिसमें G23 है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े कांग्रेसी नेता, कपिल सिब्बल जैसे बड़े कांग्रेसी नेता, आनंद शर्मा जैसे बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हैं। और उन्होंने बाकायदा सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसको G23 बोलते हैं, उसमें ये शामिल रहे हैं और चाहते हैं कि एक आमूल चूल परिवर्तन
कांग्रेस पार्टी में किया जाए, उसके समर्थक रहे हैं।